हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे नवा चैप्टर प्रगीत और समाज, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। ये है नामवर सिंह। मैंने इनका लेखक परिचय आपको वीडियो के पार्ट 1 में दे ही दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद इनका जन्म स्थान और माता पिता और शिक्षा जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको वो भी बोल दिया अंडरलाइन करने। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वीडियो का पार्ट 1 जाके देख लें। और इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप पेंसिल और बुक लेके रेडी रहेंगे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ लगे तो आप पहले तो इसको 480 पे सेट कर लीजिए। 480 पे आपका ज़्यादा डाटा भी नहीं लिया जाएगा और आपको उतना दिख जाएगा। और अगर फिर भी नहीं दिखे तो फिर आप अपने बुक में देखें, मैं पढ़ते भी जा रहा हूँ। और जो वर्ड मैं जहाँ बोलूँगा अंडरलाइन करने, आपको तो सुन के तो दिख ही जाएगा ना बुक में वो वर्ड। जैसे मैं आत्मपरकता बोलता हूँ तो आत्मपरकता का मतलब जब मैं आपको बताऊँगा तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा ना बुक में जहाँ आत्मपरकता लिखा हुआ। आप मेरे साथ साथ अपना बुक भी देखते जाएंगे। जो लाइन में पढ़ूँ वो आप अपने बुक में देखेंगे और वीडियो में भी देखते जाएंगे। जहाँ मैं बोलूँगा अंडरलाइन करने, वीडियो से देख के आप अपने बुक में अंडरलाइन करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। प्रगीत और समाज, ये आपका नवा चैप्टर है और ये निबंध है। तो निबंध कौन कौन सा है इसका ट्रिक भी मैंने दे दिया, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं, चैनल पे है वो वीडियो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको लास्ट पेज पे शब्दार्थ मिलेगा, आपके ही हिंदी के लास्ट पेज पे, इसी चैप्टर के लास्ट पेज पे। तो शब्दार्थ मिलेगा, जहाँ जहाँ जो भी वर्ड आपको भारी लगे आप पहले उसको गोल घेरा लगा दीजिए और उसको घेर लीजिए। और उसके बाद लास्ट में आप उससे देख सकते हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है इस निबंध में। ये एक तरह का निबंध है, तो आपको बने रहना वीडियो के साथ पूरा। कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इधर आलोचना भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी मैं विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो सीधे सीधे सामाजिक न होकर अपनी व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। आज चर्चा के लिए इन प्रगीत धर्मी कविताओं को चुनने का एक कारण यह भी है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती भी इन्हीं की ओर से मिलती है। मतलब ये कवि जो हैं नामवर सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर जो कविता होती है वो समाज की सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त रहती है। मतलब कि ज़्यादातर जो कवि कविता लिखते हैं वो समाज की सार्थकता, सार्थक मतलब क्या होता है, सार्थक का अर्थ होता है सही रूप में अर्थ। सही रूप में अर्थ जो उसको बोलते हैं सार्थक, जिसका अर्थ सही रूप में निकले। तो समाज की सच्चाई का जो अर्थ निकलता है वो कविता तो उसी रूप में रहती है। जैसे कोई कविता सामाजिक भावना पे लिखी गई और वो खोजती है समाज में क्या सार्थक है, समाज में क्या अच्छाई है, सामाजिक सार्थकता क्या है। तो वो कविता ज़्यादातर 90% कहने का मतलब इनका नामवर सिंह का कि 90% कविताएँ सामाजिक सार्थकता ही ढूंढने में व्यस्त है। ऐसे वातावरण में गलत समझाने का खतरा उठाकर भी, मतलब अगर ज़्यादातर इस वातावरण में ज़्यादातर कविताएँ सामाजिक सार्थकता ढूंढ रही है तो अगर मैं जो कविता लिखूँगा वो जो है इस वातावरण में तो मुझे गलत समझा जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि मैं गलत समझे जाने पर भी विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सीधे सीधे सामाजिक ना होकर अपनी व्यक्तिकता, मतलब कविता की जो अपनी व्यक्तिक रूप होती है, मतलब वो अपनी जो खुद के बारे में लिखा गया है, मतलब कविता जिस चीज़ के बारे में लिखी गई उसी पर डिपेंड होते हुए, और आत्मपरकता मतलब आत्मा मतलब अंदर की बातें के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। तो लिरिक तो होता है किसी भी चीज़ के लिखित रूप को लिरिक बोलते हैं, और प्रगीत होता है कविता अगर गीत के रूप में है तो वो प्रगीत हो गया, तो वो काव्य कहलाता है, उस काव्य की कोटि में आती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो को पूरा देखेंगे। और अगर आपको हिंदी में अच्छा नंबर लाना है तो वीडियो को एक ही बार में देखें और इससे आपको समझ में भी आएगा निबंध। और कहीं पर अगर आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन का आंसर आपने याद नहीं किया है तो आप इस तरह से वीडियो देख के आप उसको आपको याद ही आ जाएगा और आप उसको लिख भी देंगे। तो पूरा आगे देखते हैं इसमें। कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामान्यतः दृष्टि का प्रबंध काव्य और लंबी कविताओं की ओर ही जाती है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं, न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। तो व्यक्तिक और आत्मपरक का अर्थ तो मैंने बता दिया आपको। तो आप ये बोलेंगे कि ये तो लिखना चाह रहे हैं कविता, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि ये तो लिखना चाह रहे हैं कविता, तो फिर ये निबंध में ऐसा क्यों लिखे हैं। तो कोई भी चीज़ है वो तो कविता तो है ही, तो कविता के बारे में कविता के रूप में तो वो लिख नहीं सकते, उससे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बारे में लिखना तो होगा एक, मतलब कि जैसे निबंध होता है, किसी चीज़ पर निबंध लिख देते हैं तो उससे समझ में उसका सारा कुछ आ जाता है। तो लिखना तो होगा उसको निबंध के रूप में, तभी तो समझ में आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि समानांतर दृष्टि प्रबंध काव्य और लंबी कविताओं की ओर नहीं जाती। मतलब जो भी जैसे भी जिसकी भी दृष्टि होती है लेखक की या पढ़ने वाले की, वो सामान्यतः क्या होता है कि प्रबंध काव्य, प्रबंध मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का मतलब प्रबंध करना। जैसे कविता हुआ, कविता से किसी चीज़ की प्रबंधता अगर व्यक्त हो रही तो उसको प्रबंध काव्य बोलेंगे। और लंबी कविता मतलब कोई भी कविता अगर बहुत लंबी है तो आप लंबी कविता का अर्थ तो समझ ही गए।
तो यहाँ बोल रहा है प्रगीत धर्मी कविता है न तो सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त प्रगीत धर्मी मतलब जिसमें धर्म के प्रति गीत हो, मतलब जिस कविता को गीत रूपी धर्म रूपी गीत में गाया जाए, तो वो तो सामाजिक यथार्थ के व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं समझी जाती। कौन सी पर्याप्त समझी जाती है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। इधर आलोचना भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में मस्त है, मतलब जो कविता सामाजिक सार्थकता होती है अधिकतर, जिसमें समाज की सार्थकता मिलती है, वैसी कविताओं में ज़्यादातर वो कविताएँ आजकल चलती है समाज में। अब आगे देखते हैं। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। तो यहाँ पे प्रबंध काव्य का मतलब प्रबंध काव्य, कविता का प्रबंधित रूप प्रबंध काव्य, उसमें क्या होता है? मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना, प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। सूर सागर भी उन्हें इसीलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन एक और लाइन करना है, सूर सागर क्या है? गीति काव्य है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, तो अगर आप अंडरलाइन करना चाहें तो कर लें, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन आप अंडरलाइन कर ही लें। सूरसागर भी उन्हें इसलिए परिचित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। तो सूरसागर गीति काव्य है। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत भी इसलिए थी कि कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएँ पढ़ने को किसी को फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई है। इसलिए जो ही प्रसाद की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामायनी और निराला की, तो प्रसाद की कौन सी रचना है? कामायनी किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने, आपको याद रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है, संतोष व्यक्त किया तक। निराला कौन? दीनबंधु निराला। राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यानन काव्य सामने आया तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया। मतलब इस लाइन तो आपको अंडरलाइन करना है, लेकिन याद रखना है कि अंडरलाइन मैंने क्यों कराया। इसको याद करने के लिए अंडरलाइन नहीं कराया, ये याद रखने के लिए अंडरलाइन कराया कि प्रसाद की लिखी गई कविता है कामायनी। तो वो तो ऑब्जेक्टिव में भी मैं दे ही दूंगा, लेकिन आप फिर भी अंडरलाइन कर लें, इसी से मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा। अगर आप अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको पहले से ही किया हुआ रहेगा। स्वीकार करना चाहता हूँ कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान का व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं जैसी वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आने के लिए आग्रह किया था, तो आत्मपरक प्रगीतधर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास न था। लेकिन इस बात में न तब संदेह था और न अब संदेह, क्योंकि नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज पर निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। मतलब कहने का मतलब है, जो नई कविता होती है, नई कविता में कोई भी समाज की जो आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी। समाज निरपेक्ष मतलब समाज के उल्टा, निरपेक्ष मतलब होता उल्टा, समाज के परे, तो वो वैसी होती थी और उस सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। मतलब सामाजिक अर्थवत्ता ये होता है कि अर्थवत्ता मतलब अर्थवत्ता होता है वित्तीय कविताओं का अर्थ, जो कविता ज़्यादा विशेष रूप में लिखी गई है। इसीलिए इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी एवं पर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीतधर्मी छोटी कविताएँ बची रहती हैं जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ हैं। आगे देखते हैं। इस दिशा में पुनर्विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्तिबोध के काव्य से ही मिली। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी। मुक्तिबोध कौन थे? कविता लिखने वाले एक कवि थे। तो आपको मुक्तिबोध को अंडरलाइन करना है, या तो आप अपने में याद कर लीजिए कि मुक्तिबोध एक कविता लिखने वाले कवि थे और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। वे कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। रचना विन्यास मतलब, रचना विन्यास का अर्थ हुआ कोई भी कविता का अगर रचना है, मतलब उस कविता की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसका विन्यास करना। विन्यास मतलब उसको तोड़ के उसका जो अर्थ निकलता है उसमें वो प्रगीत धर्मी है। मतलब वो एक कविता एक धर्म के गीत के रूप में है। किसी के मत में तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। इसमें कोई शक नहीं कि मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है, तीव्रतम रूप में। रचना विन्यास में कहीं वह पूर्णतः नाट्यधर्मी है, कहीं नाटकीय एकालाप, कहीं नाटकीय प्रगीत है, कहीं शुद्ध प्रगीत। जैसे सहर्ष स्वीकारा है अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूँ, ये सब कविता का नाम है। जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है, निस्संदेह उसमें कथा केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है, वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। ये सब प्रसंग व्याख्या में पूछता है, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे।
यहाँ पे भी अंडरलाइन करेंगे। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है। मतलब जो भी कविता उसके अंदर कोई नाटक वर्ड है, मतलब नाटकीयता अगर उसमें आपको दिख रही है तो वो जो नाटकीयता है वो वस्तुतः भावों की मतलब फीलिंग्स की है। वो जहाँ नाटकीय है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है, क्योंकि वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है या बिंब बनकर या विचार बनकर। बिंब हुआ वस्तु। इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमयता मुक्तिबोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत इस काव्य के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व है। यह नई कविता के उन प्रगीत नायकों से एकदम भिन्न है जिनके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। आगे देखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आत्मपरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ को अंतर जगत उस मात्रा में घुला लेता है जितनी उस यथार्थ की इंद्रिय उद्बुद्धता के लिए आवश्यक है। इंद्रिय मतलब क्या होता है? इंद्रिय हमारी 5 इंद्रियाँ आप भी जानते हैं, आँख कान जीभ नाक त्वचा। तो इंद्रिय उद्बुद्धता मतलब इंद्रिय की बुद्धता, इंद्रिय की बुद्धि के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। मतलब एक प्रगीत धर्मी कविता में जो वस्तुगत यथार्थ होता है, यथार्थ मतलब उसके प्रति कुछ भाव। वस्तुगत मतलब वस्तु वाला कविता। वस्तु कहने का मतलब कोई चीज़ नहीं, वस्तु मतलब उससे अगर किसी वस्तु या किसी चीज़ का बोध हो, अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में व्यक्त होता, मतलब आत्मिक रूप में, अंदर के रूप में, मतलब अंतरात्मा के रूप में। वो चरम मतलब बहुत ऊपरी सीमा में व्यक्त होता है। मुक्तिबोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः हमारा ध्यान उन्हीं के स्वमान धर्मी एक अन्य कवि त्रिलोचन की ओर ले जाता है, जिन्होंने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के बावजूद ज़्यादातर सोनेट और गीत ही लिखे हैं। कहने के लिए तो ये प्रगीत हैं, लेकिन जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। किंतु इन भास्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूँ, मतलब ये कविता का नाम है, संग्रह के उन आत्मपरक सोनेटों में मिलता है। वहीं त्रिलोचन है वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं। जैसे आत्मचित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक की निर्वैयक्तिक कल्प सृष्टि है। निर्वैयक्तिक का मतलब होता है जो व्यक्तिगत ना हो, वस्तुपरक हो। तो यदि ऐसे आत्मपरक प्रगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता की स्थिति विपन्न ही कहलाएगी। तो संपन्न का उल्टा होता है विपन्न। संपन्न मतलब होता है सभी तरह से पूर्ण, विपन्न मतलब होता है अधूरा। आगे देखते हैं। प्रसंगवश यही नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहुमुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तनगई कविता का नाम है, रीढ़ जैसी प्रेम तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के सीखचों से सिर ठिकाए चलने वाला अनुचिंतन और अनुताप। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कवच फक्कड़ व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग तो देता ही है, निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। मतलब कहने का मतलब जो नागार्जुन हैं वो एक कवि हैं, तो उनका जो बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा, मतलब आक्रामक मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ पर गहरा चोट करना, कोई भी कविता लिखना तो उसके बारे में तीव्रता से लिखना, मतलब ऐसा लिख देना जिसको कि घुमा फिरा के नहीं डायरेक्ट बोला जा रहा हो। तो वो क्षण भी बोल रहे हैं लेखक की कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। बात बिल्कुल सही है। कोई भी अगर किसी के भी बारे में डायरेक्ट लिख देगा बिना मतलब गोल गोल बातें किए, मतलब एक साथ टॉपिक पे नया कि डायरेक्ट अगर वो टॉपिक पे आ जाता है तो वो तो डायरेक्ट किसी को लग ही जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ लेखक बोल रहे हैं। प्रगीत काव्य के प्रसंग में मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन के उल्लेख से यदि कुछ लोगों की भौहें उठे या तने तो इसका कारण सिर्फ यह होगा कि एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है। भौहें उठना एक मुहावरा है, तो मुहावरा भी आपके कवि मतलब 12th हिंदी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भौहें उठने का क्या मतलब हुआ, ये इसका अर्थ हुआ कि किसी चीज़ को आश्चर्य रूप में देखना, कि ऐसा कैसे हो सकता है। चिर परिचित प्रतिमा से नितांत भिन्न, अपनी व्यक्तिकता में विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य, व्यक्तिवादी न होते भी व्यक्ति विशिष्ट, अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक, दुनियादार न होते हुए भी इसी दुनिया का, ये नए प्रगीत इसी नए व्यक्तित्व से संभव हो सके हैं। इस नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका सिंहावलोकन कर लेना अप्रासंगिक न होगा। तो आगे देखते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्योत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हो और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं, लेकिन विनय पत्रिका के पद एक व्यक्ति का अरण्य रोदन मात्र नहीं है। यह तो मानस के मर्मी भी मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उसकी चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा,
नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्राय दोहे और गेय पद ही लिखे हैं। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक नई प्रगीतात्मकता है कि लिरिसिज्म, प्रगीतात्मक मतलब लिरिसिज्म मतलब लिखित रूप में उसको गाना, एक विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है जिसके धमाके से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि लोक भाषा की परिष्कृत प्रगीतात्मकता का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि गीतों के साथ जो हिंदी कविता का उदय होता है, उदय मतलब उसका आज आना, मतलब गीतों के साथ हिंदी कविता भी कोई नहीं आती है तो कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक प्रगीतात्मक मतलब लिरिसिज्म, प्रगीतात्मक मतलब है तो ये तो बहुत दिन से चली आ रही है, मतलब गीत वाली कविता के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है जिसके धमाके से, विस्फोट का मतलब विस्फोट नहीं मतलब एकाएक चोट करना, भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी। मतलब भारतीय समाज में जो रूढ़िवादी चलती है, जैसे किसी चीज़ में छुआछूत, किसी चीज़ में मतलब एक ही जाति के लोग ज़्यादातर उस चीज़ को यूज करते हैं। जो मैं आपको भी जूठन जो पढ़ाऊँगा इस चैप्टर के बाद, वो आपको पढ़ के लगेगा कि कितना समाज में मतलब कि भेदभाव किया जाता था। तो उसमें मैं आपको इसका थोड़ा बहुत अर्थ, रूढ़िवादी शब्द का अर्थ आपको जूठन में ही बताऊँगा। तो आगे कहते हैं कि लोक भाषा की लोक भाषा मतलब लोगों के बीच बोली जाने वाली भाषा जो गांव समाज में बोली जाती है, कि परिष्कृत मतलब छना हुआ, परिष्कृत प्रगीतात्मक तक का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना, अभूतपूर्व मतलब जो पहले भी घट चुकी है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग साथ साथ हुई। प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। मतलब समाज के बहिष्कार के द्वारा ही, मतलब समाज को छोड़कर ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता भले न हो, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। इंद्रियता का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। उल्लेखनीय है कि इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्रकवि, तो मैथिली शरण गुप्त को भी अंडरलाइन करना, ये राष्ट्रकवि थे और अधिकांशतः उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे जिन्हें उस समय ज़्यादा सामाजिक माना गया। लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे और उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता थी। आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आरंभ यही है, जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। अच्छा, मतलब यहाँ पर प्रगीतात्मकता का अर्थ हुआ एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। प्रगीतात्मकता की यह धारणा इतनी बदमूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक हो। चूँकि इस प्रकार के व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और भी विकसित हो रही है, इसलिए फिलहाल प्रगीत कविता की इस मानसिक धारणा से छुटकारा संभव नहीं। निश्चय इस स्थिति में कुछ परिवर्तन घटित हुआ है। फलतः कवि की मानसिकता भी बदली है। व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर्विरोधों ने ले लिया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा, स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतः संघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्म विडंबना ने ले लिया। तो आत्म विडंबना मतलब होता है आंतरिक रूप से किसी बात पे झूलना, मतलब विडंबना की स्थिति आ जाना, मतलब वो श्योर नहीं है आंतरिक रूप से कि हम ये करें या ना करें। इस प्रकार प्रगीतात्मक विडंबना ग्रस्त हुई और उसके रचना विन्यास में पेचीदगी आई। पेचीदगी मतलब पेचीदा रूप, मतलब गहराई। आत्मपरकता कदाचित और बढ़ी, इसके साथ ही आत्मेत्तर का भाव भी बढ़ा। आत्मेत्तर आत्मा प्लस उत्तर, संधि विच्छेद करके भी आप अर्थ कर सकते हैं। मतलब आत्मेत्तर का मतलब हुआ आत्मा के बाद, मतलब खुद के बाद, आत्म मतलब खुद, उत्तर मतलब के बाद। तथाकथित नई कविता की प्रगीतात्मकता में आए नए मोड़ों और मरोड़ों को इसी आलोक में समझा जा सकता है। इस प्रसंग में मुझे शमशेर जी की 1941 की लिखी एक कविता याद आ रही है, जिसे संयोग से उन दिनों काशी में एक शाम उन्हीं के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये शमशेर जी की कविता 1941 में आई थी, ये बात आपको याद रखना है। तो वो कविता इस प्रकार है। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से, पलकें डूबी ही सी थी पर अभी नहीं, कोई सुनता सा था मुझे कहीं, पर किसने यह सातों सागर के पार, एकाकीपन से ही मानो हार, एकाकी उठ मुझे पुकारा कई बार, मैं समाज तो नहीं ना मैं कुल जीवन, कण समूह में हूँ मैं केवल एक कण, कौन सहारा मेरा कौन सहारा। आज दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडोर एडोनो का एक वाक्य याद आ रहा है। ये एक ब्रिटिश थे, जिसका भाव यह है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो उसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। मतलब कविता के एकाकीपन, कविता का एकाकीपन क्या हुआ, तो कविता का एकाकीपन मतलब हुआ एक तरफ जो कविता अर्थ कह रहा है अपना,
मतलब आप कविता को पूरा पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा अर्थ होता है, लेकिन कविता एक भाव को लेकर आगे बढ़ती है। तो वो जो कविता का एकाकीपन होता है वो उसमें मानवता की आवाज़ सुन सकता है, जो वही समझ सकता है जो उसमें मानवता की आवाज़ सुन सकता है। मैं इस कविता की व्याख्या करने का साहस ना करूँगा, लेकिन यहाँ समाज के उस दबाव को भी महसूस किया जा सकता है और अपने अकेले होने की विडंबना को भी। और यही वे बिंदु हैं जो इस कविता की निराशा को बच्चन जैसे कवियों की सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करते हैं। इस सांसद की स्थिति से उबरने का एक उपाय तो वह है कि जिसे एक समय के प्रगतिवाद ने सुझाया था, अंदर से एकदम बाहर निकलकर जनता के पास जाना। निस्संदेह कुछ लोगों ने यह रास्ता अपनाया भी, यहाँ तक कि शमशेर जी भी कभी कभी उस रास्ते चल पड़ते थे। परिणाम कविता नितांत सामाजिक हो गई और जिस हद तक हुई उस हद तक प्रगीतात्मकता से ही नहीं बल्कि कवित्व से भी वंचित हुई। जल्द ही रघुवीर साय के शब्दों में कवि ने यदि वह संवेदनशील हुआ तो अनुभव किया कि बाहर जाते जाते अब अपना मन खाली है। इस अनुभव के बाद या तो फिर वही अंतर्गुहावास या फिर आत्मसंघर्ष। नई कविता के अनेक कवियों ने अंतर्गुहावास का रास्ता अपनाया तो मुक्तिबोध ने आत्मसंघर्ष का, जो उन्हें प्रायः बहिर्संघर्ष में भी झोंकता रहा। एक में प्रगीतात्मक सीमित हुई तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आयाम उद्घाटित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दो छोरों के बीच तथा इनके अलावा और भी अनेक स्थितियां रही हैं जिनके ब्यौरे में जाने का समय संप्रति नहीं है। प्रसंगवश इतना ही कहना काफ़ी होगा कि अभी कुछ साल पहले एक दशक ऐसा फिर आया था जब अनेक कवि अपने अंदर का दरवाज़ा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए थे और व्यवस्था के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली जिन्हें देखकर कविता को भी शर्म आए। गनीमत है कि वह दौर जल्द ही खत्म हो गया। पिछले 5 वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में फिर कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है न क्रांतिकारी है, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा प्रत्यभिज्ञान अथवा प्रत्यावस्थी जैसा कुछ अवश्य है। ये सब अर्थ मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। संयोग से यह परिवर्तन इधर उभरने वाली एक युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा घटित हुआ है, लेकिन इसमें पहले की पीढ़ी के कवियों के किंचित बदले हुए स्वर का भी योगदान है। इसे मैं एक नई प्रगीतात्मकता का उभार कहना चाहूँगा। आज कवि को ना तो अपने अंदर झाँक कर देखने में संकोच है, न बाहर के यथार्थ का सामना करने में कोई हिचक। मतलब आज की जो कविता लिखी जाती है उसमें उनको कोई हिचक नहीं, कोई संकोच नहीं कि आंतरिक समाज कैसा है, हम कैसे हैं, न बाहर का यथार्थ मतलब बाहर का समाज कैसा है। अंदर न तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और न बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नज़र है और कोशिश है उसे अर्थ देने की। इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठाने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न रोमांटिक ढंग का व्यक्तिवादी विद्रोह संभव है, न अपने अंदर सिमट का मानसिक जुगाली करने में ही निष्कृति है। गरज की एक नए स्तर पर कभी व्यक्ति अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय एक नए ढंग की प्रगीतात्मकता के उभार का संकेत है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं और ना ही कविता को नितांत व्यक्तिक मोड़ देने की कोई साजिश। इसका अर्थ उन आत्मपरक कविताओं की और आलोचक की सब वापसी भी नहीं है जिसे पहले मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में और फिर मैंने कविता के नए प्रतिमान में जड़ीभूत सौंदर्य अनुभूति के रूप में तिरस्कृत किया था। जरूरी नहीं कि यह प्रगीतात्मक छंदों की ओर लौटकर अपनी विशिष्टता प्रमाणित करे। इधर की कविताओं से धीरे धीरे यह बात पुष्ट होती जा रही है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफ़ी गर्म होती है। तो ये दोनों, जैसे मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, मित कथन अति कथन। मित मतलब होता है छोटा कहा गया, अति मतलब ज़्यादा कहा हुआ कथन से अधिक शक्ति होती है, मतलब कम वर्ड में कुछ बोलना और उसका वर्णन करते हुए ज़्यादा बोलना। तो जो ज़्यादा बोलता है आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा बातें होती है, उसमें ज़्यादा शक्ति होती है, लेकिन इसका उल्टा है। जो कम बोला गया उसमें ज़्यादा शक्ति होती है, कम बोला गया और उचित बोला गया, ज़्यादा बोला गया, ज़्यादा विशेष रूप में बोला गया, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया। और ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफ़ी गर्म होती है। तो ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफ़ी गर्म होती है। इसको आपको अंडरलाइन करना है, व्याख्या में पूछ सकता है तो आपको तो इससे पता चल जाएगा। अंडरलाइन जैसे करेंगे आपको पता चल जाएगा। व्याख्या लिखने के लिए मैं एक वीडियो में सेपरेटली बता दूंगा किसी भी व्याख्या को कैसे लिखना है। उसमें 3-4 स्टेप होते होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है। एक ही व्याख्या सिखाऊंगा, उससे आप पूरा व्याख्या लिख देंगे। कोई भी कहीं से भी पूछेगा, बस आपको ये याद रहना चाहिए कि एक किस कविता और किस कहानी से लिया गया है। ज़्यादातर तो व्याख्या गद्य भाग से ही लिया जाता है। गद्य भाग मतलब जिसमें कहानी हो, निबंध हो, एकांकी हो, जो शुरू का जो 13 चैप्टर है इसी में से ज़्यादा व्याख्या पूछा जाएगा। और कविता का जो व्याख्या पूछा जाएगा वो तो ईजी है, वो तो कविता आपको जब मैं पढ़ाऊँगा उसमें बता ही दूंगा। यदि सिर्फ 2 ठोस उदाहरणों से अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो इस नई प्रगीतात्मकता का एक पहलू केदारनाथ सिंह की इस कविता से व्यक्त होता है। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। और दूसरा पहलू शरद विल्लोरे की तय तो यही था। कविता की इन अंतिम पंक्तियों से हार कर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया। आसमान से फूल नहीं बरसे, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया और मैंने देखा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका था। तो ये तो किसकी कविता है?
विल्लोरे की, और तय तो यही था इस कविता का नाम है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं, मैंने बोला भी था आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये जो शब्दार्थ लिखा हो इसका भी अर्थ बताना पड़ता है। ये जो लिखा हो इससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है। जैसे मर्मी है, मर्म वाला हार्दिक, तो मर्म वाला से मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी चीज़ के प्रति जो ज़्यादा खुश हो, हार्दिक हो, वो मर्मी हुआ। परिष्कृत हुआ, निखरा हुआ, साफ। इधर जो अर्थ वो भी बताता हूँ, पहले आप इधर देख लें। आत्मेत्तर हुआ, आत्म से भिन्न, आत्म से परे। उन्मेष हुआ, जगना, नहीं समझ। अंतर्गुहावास जो वर्ड बीच में यूज होता है उसका मतलब होता है मन की गुफा में रहना जहाँ कोई देख पहचान ना सके। अंतर्गुहावास मतलब अपने अंदर में झांकना। प्रत्याश्वस्ति मतलब किसी वस्तु या भाव को देखकर मन में संतोष होना। प्रत्याश्वस्ति। तासीर होता है प्रभाव, असर, नहीं कहता उनको इसकी तासीर नहीं है, अनुभव नहीं है। अनुचिंतन होता है किसी वस्तु या घटना के अनुरूप चिंतन। अनुताप होता है किसी घटना या बात के बाद का दुख। कर्ण कुहर होता है कानों के भीतर के हिस्से। तो ये सब वर्ड तो आया था, कविता के बीच में आया था। और इधर देखते हैं नितांत मतलब बिल्कुल, निष्कृति मुक्ति, उद्भावना कल्पना, प्रतिमान मूल्य, इतिवृत्ति तथ्य, एकांगी एक पक्षीय, उद्बुद्धता मानसिक जागृति, निर्वैयक्तिक जो व्यक्तिगत ना हो। व्यक्तिगत मतलब जैसे कि एक फ़ोन है वो आपका व्यक्तिगत है, अपना है, तो जो व्यक्तिगत ना हो। जैसे टीवी है घर में, टीवी व्यक्तिगत नहीं है, टीवी पे तो घर के सभी फैमिली मेम्बर का हक है। कल्प सृष्टि, काल्पनिक सृष्टि। अरण्य रोदन, निर्जन वन में रोना जिसे कोई सुनने वाला ना हो, मतलब अगर आप रो रहे हैं लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं है, एक एकांत भाव में जाके रोना। संजीवनी हुआ मुर्दों को जिलाने वाली जड़ी। संजीवनी बूटी आपने सुना भी होगा, रामायण में इसका उल्लेख है। तो ये पूरा चैप्टर तो मैंने आपको बता दिया। अब जहाँ तक क्वेश्चन आंसर की बात है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने क्वेश्चन आंसर PDF बना के भेज देना है। अगर आपको भी जानना है तो आप कमेंट करें, आपको भी व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूँगा, इसमें वो ग्रुप है। और टेलीग्राम भी है, तो टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हम लोगों ने चैनल बनाया हुआ, तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसका PDF में इसका उत्तर दे दूंगा। और वैसे मैं व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूँ ज़्यादातर। तो इसका जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दे दूंगा, जो पूछा गया पूरा अध्ययन करके। तो ये 9वां अध्याय अभी ख़त्म हो रहा है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो पहले 3, 6 और 9, मतलब 6 अध्याय के बाद जो 7, 8 और 9 है। 7वां अध्याय ओ सदा निरा, और उसके बाद 8वां अध्याय है आपका सिपाही की माँ, और 9वां अध्याय ये ही प्रगीत और समाज। तो इन तीनों से जो क्वेश्चन 2016 से 2022 में जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो हम लोग वो देखेंगे। 2016 से पहले ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे नहीं जाते थे, तो 2016 से पहले का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख के कुछ नहीं करेंगे, बस 2016 से 2022 तक का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, उसमें सारा बात है कि क्या बीच से पूछा गया, कैसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कहाँ से उठा के पूछ दिया गया। जो भी मैं वीडियो में बताऊँगा वो सारा ऑब्जेक्टिव आप नोट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उससे भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना होगा, टाइम हो गया है अब। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब आगे वाली वीडियो आएगी जिसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक में 2016 से 2022 का ये 3 अध्याय का वर्णन करेंगे।